आज के मॉडर्न सोसाइटी में जब हम ईगो की बात करते हैं तो हम बात करते हैं इसमें बहुत ज़्यादा ईगो है, एटीट्यूड के सेंस में और इन्फ्लेटेड सेल्फ इस्टीम के सेंस में। इस तरीके से हम बात करते हैं, मतलब नेगेटिव एक वो होता है। लेकिन ईगो का रियल मीनिंग जो लैटिन में है वो आई या सेल्फ है, मतलब मैं। ईगो का सबसे पहले डेफिनेशन दिया था फ्रॉइड ने अपनी बुक इड और ईगो में, जिसमें उन्होंने 3 तरीके से ईगो को डिफ़ाइन किया है, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड आपकी इम्पल्सेस होती हैं, सुपर ईगो आपकी मोरालिटी होती है जो आपको सोसाइटी समझाती है, और ईगो उन दोनों को मीडिएट करता है। फ्रॉइड की और भी बुक्स हैं, जिससे कि साइको एनालिसिस पे उनकी इंट्रोडक्टरी बुक्स हैं, जिसमें उन्होंने ईगो को राइडर बताया है और इड को हॉर्स बताया है। तो इस तरीके से उन्होंने उसे डिफ़ाइन किया है। इसके अलावा और थ्योरिस्ट ने जो डिफ़ाइन किया है, जैसा कि कार्ल ह्यूंग ने, तो उन्होंने बेसिकली ईगो को एक साइकी के अंदर एक कॉम्प्लेक्स बताया है हमारे कॉन्शियसनेस में, जो कि हमारी पर्सनालिटी के लिए, हमारी आइडेंटिटी की कंटिन्यूटी के लिए इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है? एक इड हो गया, एक सुपर ईगो हो गया, एक ईगो हो गया। तो साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? इड यू आर सेइंग इट्स बायोलॉजिकल इंपल्सेस, सुपर ईगो यू आर सेइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग, या जो भी सोसाइटी के नॉर्म्स हैं या जो कल्चर है, जो भी हमारी अपब्रिंगिंग है, वो सब हो गया सुपर ईगो। एंड व्हाट इज ईगो देन? ईगो इज द मीडिएटर ऑफ द टू। उसे अपनी इम्पल्सेस भी ग्रेटिफाई करनी है ताकि आप सेटिस्फाइड रहें, और उससे सोसाइटी के अकॉर्डिंग भी चलना है ताकि नॉर्म्स ब्रेक ना हो। तो किस तरीके से वो एक्शंस को डिफ़ाइन करे या इमेजिन करे कि आप कर सकें वो चीज़ें ग्रेटिफाई, बट सोसाइटी के नॉर्म्स भी ना टूटें। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम ईगो को ही 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। देखा जाए तो एक्चुअल में इन तीनों के बीच में कोई डिवीजन नहीं है, क्योंकि जैसे इम्पल्सेस उठते हैं उसी के अकॉर्डिंग थॉट्स आते हैं, और प्लस जैसे थॉट्स पहले से पड़े हुए हैं, जो कहाँ से आए, सोसाइटी से आए, जिसको आप सुपर ईगो बोल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग या तो एक्शन होता है या नहीं होता है। या तो जो इम्पल्स आई है, जिसको स्टिमुलाई भी बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग या तो एक्शन होता है या फिर नहीं होता है, बेस्ड अपॉन जो भी इंफॉर्मेशन पहले से अंदर पड़ी हुई है। तो ध्यान से देखें तो इस सबका सेंटर पॉइंट क्या आया? इंफॉर्मेशन, नॉलेज। ईगो बेसिकली बहुत बार ऐसा होता है कि आप मीटिंग में बैठे हैं और आपको भूख लगी है, बट आप उठ के जा नहीं सकते खाने के लिए। तो व्हाट ईगो डज इज, आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस मीटिंग के ख़त्म होने के बाद मैं उठ करके एक कप कॉफ़ी लूँगा या बिस्किट्स लूँगा या कुछ भी। तो व्हेन यू आर इमेजिनिंग, यू आर सैटिस्फाइंग योरसेल्फ कि आई विल डू इट लेटर ऑन, एंड व्हाइल यू आर नॉट ब्रेकिंग द डेकोरम ऑफ द मीटिंग एज वेल। So that is how ego works. It works on your mental representations, imagination, planning, memory, everything. Every mental process comes under it. बेसिकली पास्ट एंड फ्यूचर, राइट? बेस्ड अपॉन प्रेजेंट, जो भी अभी हो रहा है इस प्रेजेंट मोमेंट में, उसके अकॉर्डिंग, एंड पास्ट में जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर में क्या एक्शन लेना है, वो रोल हो गया ईगो का। ईगो को हम एक और नाम भी दे सकते हैं यहाँ पर हम चाहें तो, क्योंकि ये बेसिकली 3 क्या है, नाम ही तो है ना, जो किसी थ्योरी में फ्रॉइड ने दिए हैं, सुपर ईगो, ईगो एंड इड। इसको अगर हम चाहें तो 3 कैटेगरीज में डिवाइड करने के बजाय एक सिंपल सा नाम दे सकते हैं, दैट इज कंट्रोलर। कह सकते हैं, बिकॉज विदाउट कंट्रोलर देर आर ओनली बायोलॉजिकल इम्पल्सेस, तो उसको हम ईगो नहीं बोल सकते ना। जैसे जानवरों के केस में हम क्या कहेंगे कि उनके अंदर ईगो है या नहीं है? उनमें इड ही ज़्यादा रहती है, बिकॉज उतनी मेंटल प्लानिंग, उतना वो हायर उसमें थोड़ा सा होगा। जैसे आपके जो सबसे क्लोजेस्ट बायोलॉजिकल रिलेटिव्स आपके चिंपांजी वगैरह में, बट उनमें भी इतना नहीं है। बट एक नॉर्मल एनिमल में इट डोमिनेंट होती है। अगर हम किसी एनिमल की बात करें तो उसमें आई डोंट थिंक कि ईगो होती है, क्योंकि ईगो मतलब क्या? प्लानिंग ऑफ द फ्यूचर बेस्ड अपॉन पास्ट। किसी भी जानवर को मैंने आज तक नहीं देखा कि वो प्लान कर रहा है अपने फ्यूचर को, अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए, या फिर कोई बहुत बड़े बड़े गोल्स अचीव कर रहा है, या फिर अपने इंटरेस्ट के लिए किसी और का नुकसान कर रहा है। हाँ, अभी अगर उसको भूख लगी है तो अपने सर्वाइवल के लिए तो वो शिकार करेगा, लेकिन लालच के लिए नहीं करेगा। तो एक हो गई नीड, विच इज अ बायोलॉजिकल नीड, जो हम में भी है, उनमें भी है। बट एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, दैट इज अ कंट्रोलर बेस्ड अपॉन इंफॉर्मेशन दैट इज एक्वायर्ड, बिकॉज विदाउट इंफॉर्मेशन वेयर इज ईगो? If there is no information in our mind, in our brain, I don't think there is going to be any difference between a human being and an animal, for that matter. Yeah, because animals don't have the concept of society. They don't need super ego. So why would they need ego? और मैं यहाँ पर इसको भी क्वेश्चन करना चाहूँगा, जो भी फ्रॉइड ने अपनी थ्योरी में लिखा है कि ईगो एंड सुपर ईगो,
ये एक्चुअल में दो नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसको हम कह रहे हैं ना मेरे थॉट्स और सोसाइटी के थॉट्स, वो मेरे थॉट्स आए कहां से? अपने आप तो अंदर कुछ भी नहीं आया ना, आया तो बाहर से ही अंदर की तरफ है ना। तो मेरे थॉट्स का भी ग्राउंड सोसाइटी ही है। उस सोसाइटी में ही कुछ थॉट्स आए हैं पेरेंट्स की तरफ से, कुछ आए हैं मूवीज को देख करके, कुछ आए हैं फ्रेंड्स के थ्रू। तो उसमें से कुछ पे हमने बोल दिया कि मेरे थॉट्स हैं, कुछ पे हमने बोल दिया है कि नहीं ये मेरे नहीं है, ये सोसाइटी के थॉट्स हैं, मेरे पेरेंट्स के थॉट्स हैं। वहां पर क्लैश हो रहा है। एक्चुअल में देखा जाए तो सब कुछ बाहर से अंदर ही आया है। थॉट एक्चुअल में ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल थॉट का मतलब क्या? Whatever we think, it's basically a permutation and combination of the information which is already there in the brain. For example, आप किसी भी ऐसे जानवर के बारे में सोच करके दिखाइए जिससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो। इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। आप क्या करोगे? आप कहोगे कि अच्छा एक ऐसा जानवर है जो हवा में उड़ सकता है, जिसके सर पे सींग है और जिसके 4 पैर है, वो जमीन पर भी भाग सकता है। तो आप क्या कर रहे हो? अपने ही माइंड में 3 अलग अलग जानवर है, उनको मिला करके एक जानवर बना रहे हो। उसका जो रॉ मटेरियल है वो क्या है? वही तो इन्फॉर्मेशन है जिसके बेस पर आप कुछ इमेजिन कर रहे हो। तो माय पॉइंट हियर इज कि आई एम नॉट श्योर हाउ वैलिड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज बिटवीन ईगो एंड सुपर ईगो। हम चाहें तो कन्वीनियंस के लिए उसको अलग अलग कर सकते हैं, बट एक्चुअल में दो नहीं है, एक्चुअल में एक ही है। क्योंकि अगर आप कुछ भी कहते हो ना, अगर आप कहते हो कि ये मेरा थॉट है, तो मैं आपको क्वेश्चन करूंगा कि आपका थॉट कैसे है। हो सकता है आपके किसी अंकल का थॉट हो। आप कहते हो मैंने चूज किया अपने लिए करियर, दैट इज फॉर एग्जांपल सीए। मेरे घर वाले कहते हैं नहीं इंजीनियरिंग करो। ये जो मेरे को करना है उसको हम ईगो कह रहे हैं, और जो सोसाइटी मेरे से करवाना चाह रही है उसको हम सुपर ईगो बोल रहे हैं, जबकि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बट फिर आपकी इट भी तो है, कुछ चीज़ें तो आपकी अंदर से भी आती है। जैसे बहुत लोग आर्टिस्टिक होते हैं, बट सोसाइटी बोल रही है कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे इससे, अब क्या करें? तो वो जो मीडिएटिंग है, मतलब बेसिकली ईगो अपने कोई पर्टिकुलर थॉट नहीं है, वो मीडिएटर है मैक्सिमम। वो आपके थॉट्स को, जो आपकी बायोलॉजिकल नीड्स हैं और जो आपकी सोसाइटी की नीड्स हैं, उनको कैसे मैच करा सकता है विदाउट क्रिएटिंग एनी कॉन्फ्लिक्ट, एंजाइटी, इसके बिना। वो बेसिकली ईगो का काम है। तो ये ऑन पेपर तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में कि ईगो वर्क्स एज अ मीडिएटर, बट अगर हम ध्यान से अपने अंदर, ब्रेन के अंदर झांक करके देखते हैं, तो जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स की जो जड़ है वो एक्चुअल में ईगो ही है। साइकोलॉजिकली जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं वो आप मेरे से ज़्यादा अच्छे से समझते हो कि उसकी जड़ क्या है। मैं और मेरे रिलेटेड थॉट्स ही तो हैं, क्योंकि बाहर कुछ भी होता रहे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, दुनिया में कहीं भी कुछ भी होता रहे। बट ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ मी है, एज सेपरेट फ्रॉम यू एंड एज सेपरेट फ्रॉम द यूनिवर्स एंड एज सेपरेट फ्रॉम गॉड एंड डिफरेंट एंटिटीज, यहां पर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। तो अगर ये मी बीच में से हट जाता है तो क्या रह जाता है? जिसको आप इट बोल रहे हो उसको आप नीड बोल सकते हो। बायोलॉजिकल नीड, खाना है, पीना है, ये सब तो नीड्स हो गई ना, जो सबकी है, जो सब में कॉमन है। बट एक हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेपरेट सेल्फ, जिसको हम थिंकर समझ रहे हैं, जिसको हम कंट्रोलर समझ रहे हैं, जिसको हम ईगो बोल रहे हैं। बट दैट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम थॉट। माइनस थॉट वेयर इज थिंकर? कैन देयर बी ए थिंकर विदाउट थॉट? अगर हम ये बात समझ लेते हैं तो हम ये समझ सकते हैं व्हाट इज ईगो, नॉट इन थ्योरी बट एक्चुअली। तो सर आप मतलब थोड़ा सा मुझे ये समझाएं कि थिंकर और थॉट अलग अलग नहीं है, बट आपका क्या मतलब है यहाँ पे, कि अगर आपको समझाना है ये तो आप कैसे समझाएंगे? आप जिसको भी ईगो बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक है जो सोसाइटी के कॉन्सेप्ट्स हैं ऑफ राइट एंड रॉन्ग, एक है आपकी बायोलॉजिकल इंपल्सेस है, उसके अकॉर्डिंग माइंड में आपके एक थॉट आया, बट वो थॉट गलत है, वो प्रोहिबिटेड है। क्यों? क्योंकि ऐसे थॉट तो नहीं आने चाहिए, अच्छे लोगों के दिमाग में ऐसे थॉट नहीं आने चाहिए। ये अच्छे और बुरे का कॉन्सेप्ट आ गया ना, ये कहां से आया? सुपर ईगो से। एक है जो एक्चुअल में हो रहा है, यानी बायोलॉजिकली कुछ ऐसी इंपल्सेस उठ रही हैं जिसकी वजह से कुछ थॉट्स आ रहे हैं। अब एक मीडिएटर यहां पर बीच में बैठा हुआ है। डू वी एक्चुअली नीड दैट मीडिएटर, एंड कैन दैट मीडिएटर डू समथिंग अबाउट इट? हाउ विल यू स्टॉप दोज थॉट्स? दैट्स माय क्वेश्चन। द मोमेंट यू से कि देयर इज एन ईगो जो इसको कंट्रोल कर सकती है, तो वो कभी भी कंट्रोल नहीं होगा। बट ईगो सिर्फ आपके थॉट के लिए नहीं है, वो तो आपको बिहेवियर को भी करता है। अगर आप, मुझे भूख लगी है और आपके हाथ में एक मतलब मान लो आपके हाथ में एक पैकेट ऑफ चिप्स है, अगर मैं इट पे रिएक्ट करूँगी तो मैं आपसे वो चिप्स छीन सकती हूँ। लेकिन अगर
सुपर ईगो को बीच में हम लाया जाए तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो अब ईगो का काम है कि मैं यहाँ से उठूँ, बाहर जाऊँ, बाहर में चिप्स का खुद पैकेट लूँ और फिर खाऊँ, बजाय कि आपसे छीनने के। तो अगर वो ईगो नहीं रहेगा और सारी सोसाइटी इड पर ही रिएक्ट करने लग जाएगी तो केओस हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप इड पर रिएक्ट करने लग जाओ। ऑल आई एम सेइंग इज कि इड को कंट्रोल करने के लिए एक अलग से कंट्रोलर की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी जो आपने एग्जांपल दिया, उसी एग्जांपल को एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। आपके माइंड में मान लो मैं चिप्स का कोई पैकेट खा रहा हूँ, वैसे मैं चिप्स नहीं खाता हूँ, लेकिन मान लेते हैं आपके एग्जांपल में कि मैं चिप्स खा रहा हूँ और आपके अंदर ये थॉट आया कि मेरे को ये चिप्स खाने हैं। तो अब आपके पास में दो ऑप्शन है। एक है कि मेरे चिप्स का पैकेट छीन करके खाओ, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि चिप्स ना खाओ क्योंकि वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, या फिर तीसरा ऑप्शन है कि मार्केट में जा करके चिप्स का पैकेट खरीद करके फिर खाओ। ये तीनों ही क्या है? इसमें हमको ईगो की कॉन्सेप्ट को बीच में क्यों घुसाना है? हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये मैं सोच रहा हूं? तीनों ही तो थॉट है जो बाहर से अंदर आए हैं। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? तीन अलग अलग लोग हैं, अलग अलग एक्शंस होंगे तीनों के। कोई होगा जो छीन भी लेगा, जिसको भूख ज्यादा है, या जिसकी कंडीशनिंग ऐसी है, अपब्रिंगिंग ऐसी है कि उसके लिए चोरी करना सही है। उसकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है कि चोरी करना गलत नहीं है, तो वो छीन लेगा। दूसरा है जो नहीं छीनेगा, तीसरा है जो जा करके खरीदेगा। तो तीनों में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है? थॉट का ही तो फर्क है। तीनों में थॉट्स अलग अलग है। थॉट ही तो बिहेवियर का ग्राउंड है। बिना थॉट के बिहेवियर का मतलब क्या है? बिहेवियर मतलब वो जो कि सोसाइटी में एक्सेप्टेड है। उसकी फाउंडेशन क्या है? एक थॉट। तो उस थॉट के थ्रू कंट्रोल अपने आप हो रहा है। तो आपको एक्चुअल में एक अलग से कंट्रोलर की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर तो गड़बड़ हो गई। आपको सही थॉट्स की जरूरत है, सही इंफॉर्मेशन की जरूरत है। व्हाट यू नीड इज राइट काइंड ऑफ नॉलेज एंड राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन in your brain which takes care of the behavior and the actions. So how will you know what's right and what's not? Because वो तो सोसाइटी ने आप में डाला है। तो वही तो कॉन्फ्लिक्ट की सारी जड़ है। बट एक चीज़ और है कि कॉन्फ्लिक्ट ज़रूरी भी है ईगो के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जब तक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, आप उसको सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, तब तक ईगो डेवलप नहीं करेगी फर्दर। तो एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है कॉन्फ्लिक्ट। और कॉन्फ्लिक्ट जैसे कि पहले भी हमारी बात हुई है, इतनी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में वो तो रहेगी। तो वैसे में इंसान प्रैक्टिकली क्या करे? हम यहाँ पर एक्चुअल में कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इस सच को देखना पड़ेगा कि अगर हम अलग से एक ईगो के कॉन्सेप्ट को बीच में ले भी आते हैं और एक कंट्रोलर को ला करके बीच में बिठा देते हैं, तब भी ये मत समझो कि वो एक्चुअल में कुछ कर पाएगा। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट तो रहेगा ही, कभी बाहर रहेगा, कभी अंदर रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक कि एक सेपरेट कंट्रोलर बीच में बैठा रहेगा। वंस वी नो कि ये सिचुएशन है, इसमें राइट थॉट क्या है? कैन वी सी द डिफरेंस बिटवीन द टू? एक है राइट थॉट और एक है एक थिंकर चूज कर रहा है कि इसमें राइट थॉट क्या है। इन रियलिटी ऑल आई एम सेइंग इज, अगर इसको हम बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं, कोई सेपरेट थिंकर है ही नहीं, दो थॉट्स हैं। अगर ये हम देख लेते हैं ना, तो हम इस थिंकर से फ्री हो जाते हैं, यानी हम ईगो से फ्री हो जाते हैं। अब थॉट्स की बेस पे एक्शंस होंगे, कोई थिंकर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई एक्शंस की। एंड थॉट इज लिमिटेड बाय इट्स वेरी नेचर। तो थिंकर ये नहीं समझेगा कि आई एम इन कंट्रोल, बिकॉज इन रियलिटी ईगो कैन नेवर बी इन कंट्रोल ऑफ दिस यूनिवर्स। कंट्रोल करके दिखा दो पूरे यूनिवर्स को। पूरे यूनिवर्स को छोड़ो, किसी एक इंसान को भी कंट्रोल करके दिखा दो। एक इंसान को भी छोड़ो, खुद को कंट्रोल करके दिखा दो, तो इट्स अ डिजास्टर बेसिकली। ये जो रेसिपी है ना, जिसकी जो फाउंडेशन है वो क्या है? मी एज अ कंट्रोलर ऑफ माई लाइफ, दैट इज बेसिकली अ रेसिपी फॉर अ साइकोलॉजिकल डिजास्टर। क्यों? क्योंकि अब वो इंसान एक्चुअल में तो कंट्रोल में है नहीं, क्योंकि इस दुनिया में क्या होने वाला है वो तो किसी को पता ही नहीं है। यानी कि जो भी एक्शंस होंगे उसका क्या आउटकम आएगा वो तो हमें पता ही नहीं है एक्चुअल में। हम बस सोच करके एक एक्शन ले सकते हैं कि हाँ ये मेरे लिए सही है, बट एक्चुअल में वो सही होगा या गलत होगा वो तो फ्यूचर में पता लगेगा ना। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने पहले एक सेशन में। सो ऑल आई एम सेइंग इज कि अगर हम इस सच को देख लें कि कोई सेपरेट थिंकर नहीं बैठा है हमारे अंदर हु इज इन कंट्रोल, थॉट्स हैं अलग अलग, और वो जो थॉट्स हैं वो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि रोल्स के जैसे हैं। हम क्या समझ रहे हैं कि हमारे अंदर एक थिंकर है या एक मैं है, जो सच नहीं है।
अगर आप ध्यान से अपनी पर्सनैलिटी को देखोगे तो एक मैं नहीं है आपके अंदर, बहुत सारे मैं हैं, और उन सब मैं के अलग अलग बिहेवियर्स हैं. यू एज अ डॉटर इज डिफरेंट फ्रॉम यू एज अ मदर, विच इज डिफरेंट फ्रॉम यू एज एन एम्प्लॉई, which is different from you as somebody who is pursuing your passion, which is different from you as this body, which is different from you as a friend. क्या ऐसा होता है नहीं होता है कि एक आपकी फ्रेंड है, उसके साथ में आपका बिहेवियर कुछ और है, या आप ही कुछ और हो जिसको भी आप मैं बोलते हो, और कोई दूसरी फ्रेंड है या कोई दूसरा फ्रेंड है, उसके साथ में आप बिल्कुल ही अलग हो, पोल्स अपार्ट, दूर दूर तक कुछ नहीं मिलता है. जैसे ही आप अपने बच्चे को देखते हो, अभी आपकी शादी नहीं हुई है, बच्चे नहीं हुए, बट अज्यूम कर लेते हैं कि आप जैसे अपने बच्चे को देखते हो तो आप कुछ और हो जाते हो, और जैसे ही आप अपनी माँ को देखते हो आप कुछ और हो जाते हो. तो क्या आपके अंदर एक्चुअल में ये अलग अलग पर्सनालिटीज हैं? नहीं, ये अलग अलग थॉट्स हैं जो कि रिलेटेड है अलग अलग लोगों से और अलग अलग सिचुएशन से. बट सर अगर मान लीजिए किसी को कोई कार एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है एंड यू लूज योर मेमोरीज. फिनियस केज का बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें वो है वेयर ही एक रेल एक्सीडेंट में, ही इज़ अ वेरी फेमस केस, उनके सर के थ्रू रॉड चली गई थी एंड दैट स्टक. आफ्टर दैट इंसिडेंट he was the same person with a very different personality. He was aggressive, पहले he was very calm and everything. So there was a total shift. So what I feel is that continuity of that personality is needed, because once you forget it, then there's no continuity. Even if you go through the same incidents through a childhood, if you lose your memory today, there's a possibility that you wouldn't be the same person tomorrow. अब इसको थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा. अभी जो आपने एग्जाम्पल दिया है, बेसिकली क्या हुआ कि उसके साथ में एक एक्सीडेंट हुआ, एक रॉड ब्रेन में आर पार हो गई, जिससे क्या हुआ कि ब्रेन के कुछ पार्ट्स डैमेज हो गए. उसकी वजह से, क्योंकि ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, कोई मोटर स्किल्स को कंट्रोल करता है, कोई लैंग्वेज को कंट्रोल करता है, हर एक की अपनी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है. तो उस रॉड की वजह से क्या हुआ, ब्रेन का कोई पर्टिकुलर पार्ट डैमेज हो गया, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर कैपेबिलिटी उनके अंदर से चली गई. तो अगर एक्चुअल में कोई ईगो होती एज सेपरेट फ्रॉम इड, तो ऐसा नहीं होता. सो इड इज ईगो. देखो ध्यान से समझो, इड मतलब हम क्या कह रहे हैं, जो हमारी बायोलॉजी है. तो एक्चुअल में उनके साथ क्या हुआ, साइकोलॉजिकली तो कुछ भी नहीं बदला, उनका बिहेवियर क्यों बदल गया? और ऐसा एक केस नहीं है, ऐसे पता नहीं कितने केसेस हैं. सिंपल सा केस है एमनीजिया, मतलब याददाश्त चली गई. क्यों चली गई? पहले के जमाने में हम ये देख नहीं सकते थे, या फिर कोई इंसान है उसका सेंस ऑफ कंट्रोल ही चला गया, वो कुछ भी बोल रहा है या कुछ भी बोल रही है, उसको खुद ही नहीं पता है वो क्या बोल रहा है, क्या बोल रही है. तो पहले के ज़माने में क्या होता था, हम जाते थे किसी बाबा के पास में या यहाँ पे वहाँ पे झाड़ फूक करवाने के लिए. अब हम किसके पास जाएंगे, किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास में जाएंगे, जो ब्रेन को स्कैन करेंगे और स्कैन करके देख सकते हैं कि ब्रेन का कौन सा पार्ट एक्टिवेट होता है जब हम कोई पर्टिकुलर काम कर रहे होते हैं. मानो 284 प्लस 586, जैसे ही आप ये करोगे तो ब्रेन में एक पर्टिकुलर पार्ट एक्टिवेट हो जाएगा. तो हमको पता है कि वो पार्ट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो हम क्या सोच रहे हैं कि हम कंट्रोल कर रहे हैं उसको. अरे नहीं, ब्रेन में अपने आप कंट्रोल हो रहा है. तो ऑल आई एम सेइंग इज कि इन तीनों के बीच में कोई फर्क है ही नहीं. मतलब क्या, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, दीज आर नॉट थ्री सेपरेट थिंग्स, दिस इज वन होल ब्लॉक. बिना इड के ईगो कहां है? It's a bifurcation just for us to understand. Right. It's basically a bifurcation to simplify things or to put it in different compartments, क्योंकि हमारा इंटेलेक्ट ऐसे ही काम करता है. हम जब तक चीज़ों को तोड़ेंगे नहीं, हम समझेंगे नहीं. बट अगर हम ये समझने लग जाएं कि दिस इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ, तो वो गड़बड़ है. व्हाट आई एम सेइंग इज कि जिसको हम इड कह रहे हैं वो ईगो है एक्चुअल में, और जिसको हम ईगो कह रहे हैं वो इड है. इड मतलब क्या, ब्रेन, और ब्रेन के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि इम्पल्सिस तो ब्रेन में उठती है ना. क्यों उठती है? क्योंकि कोई केमिकल रिएक्शन होता है. तो उसको हम कह रहे हैं इड, उसको हम कह रहे हैं बायोलॉजिकल इम्पल्सिस. तो मैं क्या कह रहा हूं, उन इम्पल्सिस की वजह से कुछ थॉट्स आते हैं. वो कोई थिंकर बीच में नहीं बैठा है जो उसको फिल्टर कर रहा है कि अच्छा ये इम्पल्स आएगी तो वो होगा, क्योंकि वो तो अनकॉन्शियस लेवल पे हो रहा है. तो इड से थॉट्स आते हैं, और जब वो थॉट्स आते हैं तो ब्रेन में कुछ और तरह के केमिकल्स रिलीज होने लग जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं. सो मैं क्या कह रहा हूं, ये दोनों जो चीजें हैं ये एक्चुअल में दो नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. ये एक ही है. जिसको हम ईगो कह रहे हैं वो एक्चुअल में इड है, और जिसको हम इड कह रहे हैं वो एक्चुअल में ईगो है.
क्योंकि अभी जो आपने एग्जाम्पल दिया उससे बात प्रूव हो जाती है कि अगर बायोलॉजिकली आपके अंदर कोई चेंजेस होते हैं तो जिसको भी आप मैं कह रहे हो, यानी कि आपका बिहेवियर, आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, वो सब बदल जाएगा। यानी ब्रेन में से एक पर्टिकुलर तरह की मेमोरी निकल जाती है, क्योंकि एमनीजिया भी ऐसा नहीं है सबके अंदर सेम होता है, अलग अलग तरह का होता है। सो अगर कोई पर्टिकुलर पार्ट को हम ब्रेन में से डीएक्टिवेट कर देते हैं या उसको निकाल देते हैं तो क्या होगा, जिसको भी आप मैं कह रहे हो वो कहां है, वो गायब। जैसी मेमोरी गई, ईगो गई। अब आप क्या कहोगे कि होना क्या चाहिए कि नहीं एक ईगो होनी चाहिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत केओस हो जाएगा। ये है एक आइडियल सिनेरियो, बट एक्चुअल में क्या होगा, जैसी बायोलॉजी के साथ में छेड़छाड़ करी जाएगी तो आपका ये मैं इस बायोलॉजी पे टिका है। दिस इज द ट्रूथ ऑफ ईगो। बिल्कुल इस तरह से जैसे कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पे टिका है। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है, वो हार्डवेयर पे टिका है। ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे टिका है। डीपर लेवल पर आप जाकर के देखोगे तो हार्डवेयर ही एक सॉफ्टवेयर है जिसको प्रोग्राम किया हुआ एक तरीके से। एनी हाउ, सो जब हमको ये समझ आ जाता है तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम चीज़ों को जैसी है वैसी देख सकते हैं। मतलब क्या, बायोलॉजिकली कुछ नीड्स है, जब वो नीड्स, वो इम्पल्सेस उठती हैं, बहुत सारी तो अनकॉन्शियस लेवल पे ही होती है, जो हमारी कॉन्शियसनेस में आती ही नहीं, अपने आप ही हो जाता है वो सब। बहुत सारी बॉडी की ऐसी प्रोसेसेस हैं जो अपने आप ही हो जाता है, आपका कॉन्शियस कंट्रोल वहाँ पर है ही नहीं। इनफैक्ट बॉडी की 99.99% प्रोसेसेस ऐसी ही हैं, जैसे पलकें अपने आप झपक रही हैं, कोई कर थोड़ी रहा है सोच करके। चाहे तो हम यहाँ पर बीच में थॉट को ला सकते हैं और कुछ देर तक इसको खुला रख सकते हैं आंखों को, बट वो भी कुछ देर तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। एंड में जो बायोलॉजी है वो उस पर रूल करेगी। नाउ कम्स द पॉइंट, अगर इस सच को हम देख लेते हैं तो हम अपनी विल पावर को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। इनफैक्ट हम विल पावर को कम से कम यूज करेंगे और थॉट को ज्यादा यूज करेंगे। लोग क्या समझते हैं कि मैं अपनी विल पावर से कुछ भी कर सकता हूं, ये सच नहीं है। मैं कहूंगा अपनी ब्रेथ को रोक के दिखा दो 10 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए, अगर आप में बहुत विल पावर है तो नहीं रोक पाओगे, राइट। व्हाट आई एम सेइंग इज, वन वे इज कि अपनी विल पावर को यूज करो, जिसको लोग हार्ड वर्क बोलते हैं, बट दैट इज नॉट अ स्मार्ट वे ऑफ वर्किंग। क्योंकि आप अपनी विल पावर को कितना भी यूज कर लो, आपकी बायोलॉजी आपकी विल पावर से ज्यादा स्ट्रांग है, उसको आप टेस्ट करके देख सकते हैं। और ये विल पावर के पीछे कौन बैठा है, ईगो बैठी है, एक कंट्रोलर बैठा है, एक मीडिएटर बैठा है। दिस इज नॉट अ स्मार्ट वे ऑफ वर्किंग, क्योंकि इसमें वो इंसान बुरी तरह से फंस जाएगा। एक तरफ उसकी बायोलॉजी होगी जिसको आप इड कह रहे हैं, एक तरफ सुपर ईगो होगी, एक तरफ उसके खुद के डिजायर्स होंगे, वो बीच में पिस जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, विल पावर को बीच में से हटा दो, ईगो को हटा दो, कंट्रोलर को हटा दो, आप चीजों को ऑटो पायलट पे डाल दो। मतलब एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दो कि विल पावर की जरूरत ही ना पड़े। समवॉट लाइक अ डिसिप्लिन, लाइक आप अपनी बॉडी को ट्रेन करते हो किसी पर्टिकुलर, नॉट डिसिप्लिन, क्योंकि डिसिप्लिन के लिए विल पावर की जरूरत है। डिसिप्लिन क्या हुआ और जो मैं कह रहा हूं उसमें क्या फर्क है, देखो एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि आपने इस तरीके से डिजाइन कर दिया चीजों को अपने आसपास में, मानो आपको पता है कि ये मेरी वीकनेस है, मेरी मतलब किसकी, बायोलॉजी की वीकनेस है, कि ये होता है तो इस तरह की इंपल्सेस अंदर आती हैं, फिर ऐसा एक्शन होता है, फिर ये बिहेवियर रिपीट हो जाता है। बट ये मुझे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लूप में फंसा रहा है। मेरा जो लॉन्ग टर्म गोल है वो कुछ और ही है। यानी लॉन्ग टर्म में क्या करना ठीक है इस बॉडी के लिए वो मुझे पता तो है, लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपनी विल पावर के थ्रू उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, डिजाइन योर स्पेस इन सच अ वे कि आपको अपनी विल पावर को यूज ही ना करना पड़े, कंट्रोलर की जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि विल पावर को ज्यादा यूज करना मतलब स्ट्रेस, मतलब प्रेशर, इतना सब नहीं समझ पाते हैं। जब हमको बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है किसी भी चीज के बारे में, यानी 2 चॉइसेस में से एक चॉइस लेनी पड़ती है, क्या वो अच्छी स्टेट होती है या बहुत ही बुरी होती है? पेनफुल स्टेट, पेनफुल स्टेट होती है कि अब ये करूं या ना करूं, ये करूं या वो करूं। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, फंडामेंटली अगर हम अपनी लाइफ को ऐसे डिजाइन कर दें, अपने अंदर भी और बाहर भी, कि हमें सोचना ही ना पड़े, बीच में किसी कंट्रोलर की जरूरत ही ना पड़े, तो काम हो गया। और हम ये कैसे करेंगे? अब आप कहोगे कैसे होगा? हाँ। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अपना एग्जांपल देता हूं। करोड़ों लोग हैं जो मुझे देखते हैं और सुनते हैं। अब मेरे पास में 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि मैं सबकी तरह एक्ट करूं,
जैसे दुनिया में सब एक्ट करते हैं। वो क्या करते हैं? चूज करते हैं, अपनी विल पावर को यूज करते हैं। मतलब एक कंट्रोलर बैठा हुआ है उनके अंदर जो चूज कर रहा है हर मोमेंट में कि अब ये करूं या ना करूं। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास में ईमेल्स आती हैं कि ये ब्रांड डील करनी है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। तो अब एक तो ऑप्शन ये है कि मैं बैठ करके चूज करूं कि मैं ये करूं या ना करूं, क्योंकि मुझे नहीं पता उनकी इंटेंशन क्या है। क्या पता वो मुझे यूज करके अपना कोई और ऐसा मोटिव पूरा करवाना चाहते हैं जो कि लोगों के लिए एक्चुअल में बुरा है और मेरे लिए भी बुरा है, जो मुझे ही फंसा देंगे। ऐसे तो लोग फंसते हैं ना। तो ये क्या हुआ, हर रोज मुझे अपनी विल पावर को यूज करना होगा। मान लो हमारे पास में अगर मैंने ये ऑप्शन ओपन कर दिया जो अभी बंद है, वो मैं भी बताता हूं कैसे बंद है। अगर मैंने इस ऑप्शन को ओपन कर दिया कि आप जो भी मेरे से करवाना चाहते हो वो हमें ईमेल करो या हमारी टीम को कांटेक्ट करो, और फिर मैं चूज करूंगा कि वो मुझे करना है नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल आप इस कॉलेज से हो तो आप मुझे इन्वाइट कर रहे हो एज अ चीफ गेस्ट, तो मुझे चूज करना है कि मुझे वहां पे जाना है नहीं जाना है। तो अगर मेरे को डेली ये डिसीजंस लेने पड़े, डेली हमारे पास में मानो हजारों ईमेल्स आ जाएंगी पूरे वर्ल्ड से कि अब यहाँ पे आना है, वहाँ पे आना है, अब ये है, अब वो है, ये गेस्ट लेक्चर है, ये है, ये वो है, व्हाटएवर, अब ये कॉर्पोरेट में आना है, अब यहाँ आना है, वहाँ आना है, यहाँ जाना है या नहीं जाना है। तो मेरे ऊपर कितना प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ये चूज कौन करेगा और कैसे करेगा? अगर आप मेरी जगह हो कैसे चूज करोगे? डिफिकल्ट सिनेरियो, वेरी डिफिकल्ट सिनेरियो। बट लोग कैसे चूज करेंगे? उन्होंने कभी सोचा ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट उनका सेंटर पॉइंट क्या बन गया? ग्रीड, पैसा। जहां से ज्यादा पैसा मिलेगा वहां चले जाएंगे, जहां कम मिलेगा वहां नहीं जाएंगे। या अगर पैसा कम भी मिलेगा तो इनडायरेक्ट कोई बेनिफिट हो रहा होगा तो वहां चले जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। मतलब सेंटर पॉइंट क्या बना दिया? मेरा फायदा। तो मैं क्या चाहूंगा कि मेरा फायदा हो, नुकसान ना हो। सामने वाला क्या चाहेगा? मेरा फायदा, जो मुझे बुला रहा है उसका इंटरेस्ट मेरे फायदे में थोड़ी है। कॉन्फ्लिक्ट देख पा रहे हो ना? क्योंकि मैं बहुत डीपर लेवल से आपसे कुछ बात कर रहा हूं, मे बी आप इसको देख पाओ। पास्ट में मैंने कुछ गलतियां करी, यानी कि कुछ लोगों ने मुझे बुलाया, मैं वहां पे चला गया, तो बेस्ड अपॉन कि वो जो बोल रहे थे, बट जब मैं एक्चुअल में वहां पे गया और जा करके एक्चुअल में देखा कि इनसाइड स्टोरी ये है, तो अंदर की कहानी कुछ और ही थी। कि वो बाहर से कुछ और दिखाते हैं दुनिया को, अंदर से एक्चुअल में कुछ और है। और वो जब मेरे सामने आया तो आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा ये क्या हो गया? क्योंकि मैं तो फंस गया ना। उन्होंने तो मेरे नाम को यूज कर लिया, लेकिन एक्चुअल में उनका मोटिव कुछ और ही है। जो मेरे लिए बुरा है उनके लिए अच्छा है। बट मैं वहां गया क्यों था? लोगों के बेनिफिट के लिए। बट उनको लोगों के बेनिफिट से कोई मतलब नहीं है, जनता से कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब किससे है? अपने बेनिफिट से। दुनिया गई भाड़ में। तो फिर मुझे जाकर के समझ आया, जब मैंने इस सच को देखा, मैंने कहा अच्छा ऐसा होता है इस दुनिया में। क्योंकि इसी को मैच्योरिटी बोलते हैं कि लोग होते कुछ और हैं, अंदर से बाहर से कुछ और दिखाते हैं। उनका पर्सोना कुछ और होता है, रियलिटी कुछ और होती है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई ऐसा होता है जो जैसा बाहर से होता है दिखने में दुनिया में, वैसे ही एक्चुअल में होता है। नहीं तो बाहर से दिखाते कुछ और है, एजेंडा कुछ और होता है, पीछे कोई और ही प्रोपेगेंडा चल रहा होता है। तो मैंने क्या डिसीजन लिया? मैंने इसको कहा कि वंस एंड फॉर ऑल इसका सोल्यूशन निकाल लो कि मेरे को अपनी विल पावर को यूज ही ना करना पड़े। एंड आई मेंशनड इट एब्सोल्युटली क्लियरली ऑन माय वेबसाइट। कॉन्टैक्ट पेज पे अगर आप जा करके देखोगे, वहाँ पे लिखा हुआ है पिछले काफ़ी सालों से, मे बी इस बात को हो गए 5-6 साल, तो वहाँ पे लिखा हुआ है, आई एम सॉरी टू से दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ TV show, any kind of collaboration, any kind of business partnership, any kind of invitation, any kind of lecture, any kind of functions, irrespective of what your offer is. तो अब इससे क्या हुआ? विल पावर नहीं यूज करनी पड़ रही। विल पावर का रोल खत्म हो गया पूरी तरह से। नाउ दैट विल पावर is not required anymore. Why? Because there is no choice. So once you define what you actually want in your life at the deepest level of your being, your thoughts and your actions becomes effortless and choiceless. अगर वो क्लियर है तो, अगर नहीं है तो फंस गए। जो 99.99% लोगों को क्लियर ही नहीं है कि उनसे पूछोगे आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ से, तो क्लियर यस नहीं है, क्लियर नो नहीं है, वहां पे फंस जाते हैं। अगर हमने क्लियरली डिफाइन कर दिया तो हमको एक्चुअल में ईगो की जरूरत नहीं है, यानी विल पावर की जरूरत नहीं है। हमें डिफाइन करना है कि एक अच्छी लाइफ का मतलब क्या, मतलब जो इसके लिए भी अच्छी हो, और नॉट OR, हिंदी वाला और, एंड औरों के लिए भी अच्छी हो। अब इसमें बीच में किसी कंट्रोलर की जरूरत ही क्या है? बट सर आपको लगता है कि क्या कहते हैं इतना इजी है कि आप हर चीज़ में
लाइफ के हर डायमेंशन को इतना इजीली डील कर सके। अगर हम ये प्रॉपर्ली लिख करके डिफाइन कर दें तो, वरना इट्स इम्पॉसिबल। इसीलिए लोग फंस जाते हैं। ये जो आकर के मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं ना, सर बैलेंस नहीं हो पा रहा है, एक तरफ प्रोफेशनल लाइफ है, एक तरफ पर्सनल लाइफ है। मैं कहता हूँ ये एक तरफ कैसे हुई, क्योंकि बिना तेरी प्रोफेशनल लाइफ के पर्सनल लाइफ कैसे चलेगी? मतलब बिना पैसे के पर्सनल लाइफ कैसे चलेगी? बिना खाने के, बिना पीने के, बिना घर के चल जाएगी? नहीं चलेगी। तो अलग कैसे हुई दो? ये तो एक ही है। प्रायोरिटाइजेशन प्रॉब्लम है। क्लियरली हमने डिफाइन ही नहीं किया है कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे लाइफ में अब जो मैंने अपने लिए डिफाइन किया हुआ है वो ऐसा नहीं है मैंने अपने लिए किया है तो आप अपने लिए कुछ और कर लोगे। आपके लिए भी वही रहेगा, सबके लिए वही रहेगा। मतलब दैट इज बेसिकली कॉमन सेंस। तो वहां पर कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। जब कोई कंफ्यूजन नहीं है तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है और कोई चॉइस नहीं है। चॉइसलेस हो गई लाइफ, एफर्टलेस हो गई, ईगो की जरूरत ही नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ अ कंट्रोलर और अ मीडिएटर हु इज सिटिंग हियर, जो एक तरीके से बैठा हुआ है और डिसीजन ले रहा है कि अब मैं ये करूं, वो करूं, वो करूं, वो करूं। जरूरत ही नहीं है। देखो कितना सिंपल है। अभी अगर हम डिफाइन करें, अगर इससे कुछ अलग हो सकता है तो आप मुझे बता देना। सेंटर में क्या आता है? हेल्थ। क्योंकि अगर हेल्थ ही नहीं है तो रिलेशंस का क्या करोगे, पैसे का क्या करोगे, करियर का क्या करोगे? लाइफ में कुछ भी नहीं। तो सेंटर में क्या आ गया? हेल्थ। कौन सी हेल्थ? लॉन्ग टर्म हेल्थ। जो भी हम एक्शंस ले रहे हैं, अगर वो लॉन्ग टर्म हेल्थ से कनेक्ट हो रहा है, वो थॉट सही है, वो एक्शन सही है, जो नहीं है वो गलत है। तो पहले ही प्री डिफाइंड हो गया ना। पर आप पहले अपने गोल्स डिफाइन कर लो कि आपके लिए लाइफ में क्या क्या नेसेसरी है, और फिर उस अकॉर्डिंग वो बैठ जाएगा। और अपने लिए नहीं, यहाँ पे भी अपने को बीच में से हटाना पड़ेगा। बिकॉज अगर अपने लिए किया तो फिर फंस जाओगे। वो अपने लिए कौन करेगा? ईगो करेगी। किस तरह से करेगी? जो अपने को ठीक लगेगा। और ईगो जो है वो बहुत ही, मैं क्या कहूँगा, कनिंग है, मैनिपुलेटिव है। वो कोई भी कहानी बना देगी आपके माइंड में, जो एक्चुअल में आपके लिए सही नहीं भी होगा उसको भी सही बना देगी। कि फॉर एग्जाम्पल आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ से मीठा कनेक्ट नहीं होता है, तो अंदर जो मैनिपुलेटर वो जो बैठा है ना, जो आप कह रहे हो कि गोल्स को मैं डिफाइन करूँ, तो वो क्या करेगी? वो मैनिपुलेट कर देगी पूरी सिचुएशन को कि अरे कभी कभी में कुछ नहीं होता है, सिगरेट अरे एक दो में कुछ नहीं होता है। तो फिर वो धीरे धीरे और आगे इंसान बढ़ता जाएगा। फिर कहाँ आ जाएगा? रिलेशनशिप में भी आ जाएगा। अरे चीटिंग में कुछ नहीं होता है, इससे कुछ नहीं होता है, उससे कुछ नहीं होता है। फैमिली को टाइम क्या देना है, पैसा भी तो चाहिए, मैं ये सब फैमिली के लिए तो कर रहा हूं। अगर मैं नहीं करूंगा तो फैमिली का क्या होगा? जबकि फैमिली को टाइम चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। बट ये सब कौन खेल खेल रहा है? ईगो। तो व्हाट आई एम सेइंग इज डिफाइन इट इन अ वे विच कांट बी क्वेश्चनड बाय एनीबॉडी। जैसे मैंने सेंटर में क्या रखा? हेल्थ को। हेल्थ मतलब क्या? अब उसको भी थोड़ा सा और ब्रॉड कर देते हैं। फिजिकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, इंटेलेक्चुअल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ। हेल्थ के लिए एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल भी चाहिए, जो कि ऐसा ना हो कि आप कहीं ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पर के चारों तरफ बहुत ही गंदगी है, या ऐसी जगह पे ट्रैवल कर रहे हो, इस तरीके से ट्रैवल कर रहे हो कि जहाँ पर के बहुत ही अनहाइजीनिक है सब कुछ। तो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ हाइजीन भी चाहिए। इसलिए पैसा चाहिए। पैसा किस लिए चाहिए? अब हेल्थ के लिए, ना कि हेल्थ से हम पैसे को खरीद लेंगे। बहुत लोग ये समझते हैं पैसा कमाओ, मजे मारो, उसके बाद में जो होगा डॉक्टर संभाल लेगा ना। हॉस्पिटल है तो सही। आ गया ना फर्क थॉट प्रोसेस में। तो सेंटर में आ गया हेल्थ, उससे कनेक्ट हो गया वेल्थ, उससे कनेक्ट हो गया रिलेशनशिप। बिकॉज ये कोई डिजायर नहीं है, ये नीड है। वी नीड पीपल टू स्पेंड टाइम विद, क्वालिटी टाइम विद। इसलिए रिलेशनशिप भी जरूरी हो गया। पैसे की नीड एक लेवल तक आई, उसके बियॉन्ड खत्म हो गई। ये जो लोग हैं ना पागलों की तरह पैसे के पीछे भागे चले जा रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट ग्रीड की जड़ क्या है? कभी उन्होंने डिफाइन ही नहीं किया कि एक्चुअल में उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। आपको क्या लगता है कि एक्चुअल में अंदर की अगर बात करी जाए, जो केओस है वो किसके माइंड में ज्यादा होगा? एक ऐसा इंसान जिसके पास में बहुत नेम है, बहुत फेम है, उसके माइंड में ज्यादा होगा, या ऐसा इंसान जिसके पास में कोई नेम और फेम नहीं है? किसके अंदर ज्यादा केओस होगा, किसके अंदर कम होगा? Maybe the person who has a name and a fame, but depends on how they're dealing with it. That is also one thing, so how you're dealing with it. बट यू कांट डील विद इट बिकॉज द प्रॉब्लम इज कि नेम और फेम एक बार आ गया आपके पास में, तो देन यू आर बॉम्बार्डेड विद ऑल काइंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम एवरीवेयर। फिर आप एक तरीके से एक ऐसा फूल हो जिसके आसपास में बहुत सारी मधुमक्खियां मंडरा रही हैं, जिनका मकसद ये नहीं है कि वो फूल बचा रहे, उनका है उस फूल में डंक मार करके उसका जो रस है वो निकाल लो।
तो वो तो बेचारा फूल तो फंस गया ना बीच में, वो एक्चुअली में FOOL हो गया, वो अब हिंदी वाला फूल नहीं रहा। तो ये बाहर से देखने में, दूर से देखने में बड़ा अच्छा लगता है नेम और फेम, बट एक्चुअल में जिसके पास में होता है वो फंस जाता है चारों तरफ से। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिला हूँ, तो मैंने देखा है कितना केओस है अंदर। जो कॉमन मैन है ना, जिसको सो कॉल्ड कॉमन मैन बोलते हैं, उसके अंदर इतना केओस नहीं होता, उसकी लाइफ फिर भी वेल डिफाइंड होती है क्योंकि चॉइसेस कम होती है। लेसर चॉइसेस इज इक्वल टू लेसर स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। मोर चॉइसेस is equal to more use of willpower, is equal to more use of your resources, is equal to more load on your system, is equal to more stress, more pressure. देख लो इसको अपने अंदर झांक करके, मैं जो बोल रहा हूं वो सच है गलत है। जीरो चॉइसेस इज इक्वल टू जीरो स्ट्रेस, जैसे जानवर। तो फिर डिफरेंस क्या रहेगा जानवर और इंसान में? डिफरेंस ये रहेगा कि जो जानवर है वो प्योरली अपनी बायोलॉजी के हिसाब से चल रहे हैं, बट ऐसा इंसान जो कि चॉइसलेसली जी रहा है वो प्योरली इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग चल रहा है। इंटेलिजेंस नॉट योर इंटेलिजेंस और माई इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस एज इन कॉमन सेंस, कॉमन इंटेलिजेंस विच मेक सेंस टू एवरीबडी। तो एक पक्षी भी चॉइसलेस हो गया क्योंकि उसके पास भी कोई चॉइस नहीं है, उड़ना है तो उड़ना है। ऐसे ही वो इंसान जिसने इंटेलिजेंटली अपनी लाइफ को डिफाइन कर लिया है कि क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या लेस इंपॉर्टेंट है, क्या नॉट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है अभी वो नॉट इंपॉर्टेंट में जी रहा है, जिसके पास में बहुत नेम है, बहुत फेम है, वो कहां जी रहा है, और पैसा और पैसा और पैसा। भाई क्या करेगा इतने पैसे का, रात को नींद कैसे आएगी तेरे को। अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट देयर आर सेलिब्रिटीज जो कि जहर बेच रहे हैं। किसको? बच्चों को। वो बच्चे जो उनको भगवान मानते हैं। अपने बच्चों को नहीं बेचेंगे, अपने बच्चों को तो मना करेंगे, नहीं नहीं बेटा ये कभी मत खाइयो। क्या मत खाइयो? ये जो मैं दिखा करके टीवी पे बोल रहा हूँ कि ये बड़ी कमाल की चीज़ है। उसको वो करने की ज़रूरत क्या है? उसके पास तो पहले ही बहुत पैसा है, फिर क्यों कर रहा है? क्योंकि कभी बैठ करके सोचा ही नहीं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके लिए मोर मनी इज इक्वल टू मोर पावर इज इक्वल टू मोर हैप्पीनेस। तो वो क्या करेगा? इधर उधर भागेगा, यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, ये करेगा वो करेगा, बट खुद से कैसे बचेगा? नहीं बच सकता। एट द एंड ऑफ द डे वो जा करके फंसेगा यहाँ पर बुरी तरीके से। अब यही सिंपल सा एग्जांपल ले लो ना कि वो आदमी जो ये ऐसे काम कर रहा है, इस तरह की एड्स कर रहा है, वो सेलिब्रिटी, उसके बच्चे तो मेरे को देखते ही होंगे ना। अब तक 130 करोड़ व्यूज़ हो चुके हैं मेरे चैनल पे, तो उस 130 करोड़ में आई होप कि उसके बच्चे भी होंगे, और हो सकता है अभी इस वीडियो को भी देख रहे हों। तो जब उसके बच्चे जा करके अपने बाप से वो सवाल पूछेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, तो क्या उस बाप ने जो भी कुछ अपनी पूरी लाइफ में अचीव किया है वो सब एक सेकंड में खत्म नहीं हो गया? क्या वो अपने बच्चों की नज़रों में गिर नहीं गया? ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने कभी प्रॉपर्ली डिफाइन ही नहीं किया। अब इसको ध्यान से समझना। अगर मैं कह रहा हूं ना सेंटर में आया हेल्थ, तो सिर्फ मेरी हेल्थ नहीं, सबकी हेल्थ, कि ना मैं इसकी हेल्थ को खराब करूंगा ना किसी और की हेल्थ को खराब करूंगा। सिंपल। तो अब कितना आसान हो गया डिसीजन लेना। कोई आदमी आया, आ करके कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए कह रहा है और मेरे को कह रहा है कि आपको मैं इतना पैसा दूंगा, ये जो प्रोडक्ट है बेच दो। मेरे को पता है कि वो हेल्दी है या नहीं है, बच्चे को नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल कोई चिप्स है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट है, कोई पढ़ता भी नहीं है चिप्स में कि पीछे क्या लिखा हुआ है, और किसी को ये भी नहीं पता कि ट्रांस फैट क्या होता है और वो कितना बुरा होता है हमारे लिए, बट मुझे तो पता है ना। तो अगर वो आदमी मेरे पास में आएगा, मैं कहूँगा नहीं। वो कहेगा अच्छा मैं आपको 1 करोड़ दूंगा, मैं कहूँगा नहीं। वो कहेगा 5 करोड़ दूंगा, नहीं। 10 करोड़ दूंगा, नहीं। 100 करोड़ दूंगा, नहीं। नहीं मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि सेंटर में क्या है? हेल्थ। सिर्फ मेरी हेल्थ नहीं, सबकी हेल्थ। सेंटर में पैसा है ही नहीं, पैसा तो सेकेंडरी है ना। इनफैक्ट पैसा सेकेंडरी भी नहीं है, पैसा तो तीसरे नंबर पर आया। सबसे पहले हेल्थ, फिर आया रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप में कौन कौन आ गया? फैमिली आ गई, फ्रेंड्स आ गए, एम्प्लॉयज आ गए। बाद में तीसरे नंबर पर जाकर के आया पैसा। कितना? जितना ज़रूरी है। अगर उतना है तो रिलैक्स करो। क्यों भागना है गधों की तरह? देखो, जिसका पेट नहीं भरा हुआ है और वो पैसे के लिए भाग रहा है, वो बेवकूफ़ नहीं है, वो भूखा है। बट जिसके पास में इतना पैसा है कि उसकी अगली आने वाली 10 पुश्तें भी बैठे बैठे खा सकती है, फिर भी सिर्फ पैसे के लिए ही भाग रहा है सुबह से रात तक, उसको क्या कहोगे? सक्सेसफुल कहोगे? जो टिपिकली हमारी सोसाइटी में ऐसे लोगों को बोला जाता है सक्सेसफुल, बहुत सक्सेसफुल, या बेवकूफ़ कहोगे? लालची। लालची कहो या बेवकूफ़ कहो,
क्योंकि लालच का अंत नहीं होता है ना। तो लालच के साथ क्या जुड़ा हुआ है? थॉट्स। तो थॉट्स का अंत नहीं होगा, थॉट्स का अंत नहीं होगा तो थिंकर का अंत नहीं होगा, थिंकर का अंत नहीं होगा तो कॉन्फ्लिक्ट का अंत नहीं होगा। दैट मीन्स अंदर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। और चाहिए लेकिन और नहीं मिल रहा है, और चाहिए और मिल गया है, अब और चाहिए। दोनों तरफ से कॉन्फ्लिक्ट है। लोग कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये समझते हैं सिर्फ फेलियर कॉन्फ्लिक्ट है। अरे ना जी, वो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने कभी सक्सेस को देखा ही नहीं है। फेलियर से बड़ा कॉन्फ्लिक्ट सक्सेस है। सक्सेस फेलियर से बड़ी प्रॉब्लम है। फेलियर से आप फिर भी एक बार को डील कर सकते हो क्योंकि आसपास में बहुत सारे लोग हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। और सक्सेस में आपके साथ में लोग जुड़ेंगे आपकी सक्सेस की वजह से। आपके आसपास में भीड़ होगी, बट वो सब भीड़ किस लिए है? आपकी सक्सेस की वजह से। आप अंदर से अकेले हो। सक्सेस इज एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट स्टेट टू बी इन अगर आप ग्राउंडेड नहीं हो तो। अब ग्राउंडेड का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पैरों के नीचे जमीन नहीं है तो अब वो जमीन क्या है? वो है अगर आपने प्रॉपर्ली अपनी लाइफ को डिफाइन नहीं किया हुआ है तो कोई जमीन नहीं है। तो आप कभी इधर जा रहे हो, कभी उधर जा रहे हो, कभी उधर जा रहे हो, कोई बेस ही नहीं है। बेसलेस लाइफ है, मीनिंगलेस लाइफ है, पर्पसलेस लाइफ है। अगर इस तरह से हम समझने लग जाएं चीज़ों को तो इससे क्या होता है कि सब कुछ चॉइसलेस हो जाता है, जैसे कि एक पक्षी के केस में होता है। बस फर्क क्या होता है कि पक्षी को कौन भगा रहा है? उसकी इंपल्सेस। इस इंसान को कौन भगा रहा है? उसकी इंटेलिजेंस। पक्षी भी मॉडरेशन में है, ना वो ज्यादा खाता है ना कम खाता है, ना कुछ ज्यादा एक्टिविटी करता है ना कम करता है। और ये इंसान जो एक्चुअल में कॉमन सेंस के बेस पर चल रहा है ये भी मॉडरेशन में है, ना ज्यादा है ना कम है। वहां पर भी सब कुछ एफर्टलेस है, यहां पर भी एफर्टलेस है। वहां पर भी चॉइसलेस है, यहां पर भी चॉइसलेस है। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। ऐसे किसी इंसान से आप जैसे कोई क्वेश्चन पूछोगे इमीडिएट आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में कोई मीडिएटर है ही नहीं, कोई थिंकर है ही नहीं। लग रहा है देखने में कि कोई थिंकर है, बट एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। पहले से क्लियर है, दिस इज व्हाट लाइफ इज। खत्म, लाइफ सॉर्ट आउट हो गई है। और ऐसा जो माइंड है, अगर इस तरह से हम जी सकते हैं एक्चुअल में, नॉट थियोरेटिकली बट एक्चुअली, तब हम इस ईगो के सच को भी देख सकते हैं। नॉट हाउ टू मैनेज ईगो, बिकॉज ईगो कैन नॉट बी मैनेज्ड। ईगो बाय इट्स वेरी नेचर इज लिमिटेड, इज फ्रेगमेंटेड, is isolated, is lonely, will always be in conflict, externally also and internally also. बट अगर हमारा माइंड ऐसा है जहां पर कि हमने इंटेलिजेंटली अपनी लाइफ को इस तरीके से डिजाइन कर दिया है कि जहां पर हमको अपनी विल पावर को अननेसेसरी स्पेंड नहीं करना पड़ रहा है फालतू की चीजों में। विल पावर क्या है? बेसिकली पावर ही तो है ना। तो अब हमारी सारी जो पावर है, जो हमारी अटेंशन है, वो इस क्वेश्चन की तरफ जा सकती है, हु एम आई? और फिर हम इस ईगो के सच को देख सकते हैं कि ईगो से बड़ा झूठ इस दुनिया में कोई नहीं है। ये है ईगो का सच। ईगो मतलब क्या? कि मैं एज सेपरेट फ्रॉम दिस यूनिवर्स, मैं एज सेपरेट फ्रॉम दिस बॉडी, मैं एज सेपरेट फ्रॉम दैट, दिस, ये वो सब बकवास है। आई एम नॉट सेपरेट फ्रॉम दिस यूनिवर्स, आई एम द यूनिवर्स। ये देखने के लिए पहले हमको अपनी लाइफ को इस तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा कि विल पावर वेस्ट ना हो। फिर अपनी पावर्स को हमने लगाया इस क्वेश्चन को पूछने में। जैसे जैसे इस क्वेश्चन को हम अनफोल्ड करते चले गए तो हम पहुंच गए क्वेश्चनर तक। जब क्वेश्चनर को देखा तो वो क्वेश्चन से अलग नहीं मिला, तो क्वेश्चन भी गया, क्वेश्चनर भी गया। क्या बचा रह गया? जो है सो बचा रह गया, जो नहीं है वो गायब। क्या है? बॉडी है, यूनिवर्स है, कॉन्शियसनेस है, इंटेलिजेंस है जो ऑपरेट कर रही है इस बॉडी के थ्रू। बाकी जो नहीं है, यानी क्या? एक सेपरेट आइडेंटिटी, वो गायब। तो सर आपको लगता है बिना सेपरेट आइडेंटिटी के मतलब सारी चीज़ें बिल्कुल ऑटो पायलट पे बिल्कुल ढंग से चलेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? आप खुद अपने आप से क्वेश्चन पूछो बेस्ड अपॉन योर एक्सपीरियंस कि एक लाइफ है कि जिसमें सब कुछ आप कंट्रोल कर रहे हो, एक है जहां पर सब कुछ अपने आप कंट्रोल हो रहा है। अगर सिंपल एग्जांपल लिया जाए तो आपका डाइजेशन है। एक है आप अपने थॉट से अपने डाइजेशन को कंट्रोल कर रहे हो या अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल कर रहे हो। एक है अपने आप हो रहा है। क्या बेटर है? हो रहा है। एक है आप सोने की कोशिश कर रहे हो, नींद आ रही है, थके हुए हो। एक है अपने आप नींद आ रही है। क्या कोशिश से नींद आती है? ऐसा कौन सा थॉट है जिससे कि नींद आ जाए? फ्रीडम फ्रॉम थॉट इज स्लीप। बट लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है? सोने के बाद भी सपने चलते रहते हैं। उनके जो अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं और जो फियर्स हैं वो मैनिफेस्ट होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि कभी बैठ करके समझा ही नहीं कि एक्चुअल में लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है।
अगर हम वो समझ लेते हैं तो ड्रीम्स भी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, ड्रीम्स आनी बंद हो जाती है, फिर ये मूवमेंट बचा रह जाता है। आप पास्ट से फ्री हो जाते हो, फ्यूचर से फ्री हो जाते हो। तो अभी तक मैंने जो भी कुछ कहा है, आपके स्टैंड पॉइंट से आपको क्या क्लियर हुआ है? मेरे हिसाब से जितना मुझे समझ में आया प्रैक्टिकली वो ये है कि मेजर लाइफ गोल्स क्या है, आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है, वो डिफ़ाइन करना हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि चॉइसेस कम हो। जितनी चॉइसेस कम उतनी कॉन्फ्लिक्ट कम होगी, उतना ऑटो पायलट पे लाइफ रहेगी, और आई थिंक वो बेटर लाइफ है। बिकॉज फिर उसमें इतना ज़्यादा आपके पावर नहीं लग रही, आपको अपने टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, तो लाइफ काफ़ी इजी हो जाएगी। मतलब इतना कॉन्फ्लिक्ट, इतना स्ट्रेस, एंजाइटी में जो लोग जाते हैं वो सब कम हो जाएगा। और फिर होता क्या है कि जब हमारी ये जो सेंस ऑफ सेपरेट आइडेंटिटी है ना, एक्चुअल में सेपरेट नहीं है, एक सेंस ऑफ सेपरेटनेस है। जैसे आपकी बॉडी के अंदर की जो स्पेस है वो सेपरेट लगती है बाहर की स्पेस से, एक्चुअल में सेपरेट नहीं है। स्पेस इज स्पेस, इट्स वन होल ब्लॉक। तो जब इस सच को हम देख लेते हैं कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट आइडेंटिटी है जो हर इंसान के अंदर है, और बहुत ही गहराई से उसको ये पाठ पढ़ाया गया है बचपन से ही कि तू ये है, दैट आइडेंटिफिकेशन विद द नेम, और उस नाम के साथ में जो भी सारे एक्सपीरियंसेस जुड़े हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं कि मैं हूं, ये मेरी पर्सनैलिटी है। तो जब हम इस सच को देख लेते हैं कि एक्चुअल में मैं अलग नहीं हूं, कि मेरे अंदर जो भी कुछ है वो सब बाहर से आया है, फिर चाहे इस बॉडी के लेवल पे हो, बॉडी में जो भी पानी है वो इस नेचर से आया है, चाहे जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है जिसके बेस पे मैं सोच रहा हूं, वो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन कहां से आई, वो भी तो बाहर से अंदर आई है, वो मेरी थोड़ी है। साइंस मेरे अकेले की है क्या? पूरी ह्यूमैनिटी की है। तो जब हम इस सच को देख लेते हैं कि ये पूरा एक ब्लॉक है, जैसे कि एक नदी, जिसमें वो बुलबुला ये समझ सकता है कि मैं बाकी सबसे अलग हूं, बट बुलबुला जिसका बना है, जो भी बुलबुले में है, चाहे वो बुलबुला चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, लेकिन वो जो भी कुछ है उसका जो एसेंस है वो पानी है, और सब बुलबुलों का एसेंस पानी है। जब इस सच को हम देख लेते हैं, वहां से प्यार की शुरुआत हो जाती है। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ लव एंड कंपैशन। नॉट लव एज इन जो भी हम मूवीज में देखते हैं, सुनते हैं या कहानियां पढ़ते हैं। There are types of लव loves मतलब as क्या? जुड़ना। well. योग को भी हिंदी में यही कहते हैं, योगा, जिसको हम ये समझते हैं एक्सरसाइजेस करना। नहीं, दैट इज, एक्सरसाइजेस आर पार्ट ऑफ योगा, दैट इज नॉट योगा। योगा मीन्स यूनियन, जुड़ जाना, इस तरीके से जुड़ जाना, इस लेवल पे जुड़ जाना जहां पर अलग होना पॉसिबल ही नहीं है। अगर बुलबुले ने इस सच को देख लिया कि मैं पानी ही हूं, तो अब वो पानी से इस तरीके से जुड़ गया कि बुलबुला मिट गया और सिर्फ पानी ही रह गया। तो वो हर बुलबुले से भी जुड़ गया, नदी से भी जुड़ गया, सबसे जुड़ गया। दिस इज लव। बट ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मे बी इसको नेक्स्ट सेशन के लिए रखते हैं। तब तक आप रिसर्च करिए कि साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट इज लव। विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू देन।